हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग अपनी जो पढ़ाई है अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, अपना जो रूटीन अच्छे से मेंटेन कर चलिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे डायरेक्टली पूछ लीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये पार्ट 2 रहने वाला है चैप्टर 2 का। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे जो अराउंड, जिस आसपास जो मैटर है, जितने पदार्थ हैं, क्या वो प्योर हैं या फिर उनमें इम्प्योरिटीज़ हैं? तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया और काफ़ी सारे जो अदर कंपोनेंट्स है इस चैप्टर के, तो हमने पढ़ ली हैं हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें। आज हम पढ़ने वाले हैं जो केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस के बारे में। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। मगर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और आपका कंट्रीब्यूशन एंड पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास में तो उसका आंसर आपको ज़रूर से देना, सो दैट कि आपकी रिविज़न हो सके। तो चलिए चालू करते हैं क्लास को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। तो देखिए, आज ही क्लास काफ़ी छोटी रहने वाली है, मगर हाँ काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पर आज नई नई जानने के लिए मिलेंगी। पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर आपके हाथ में एक आइस क्यूब है, तो उसकी जो उस समय उसकी जो उस समय शेप है वो सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है उस समय पर। आपको पता है पानी पानी रहेगा, जब आइस क्यूब मेल्ट हो जाएगी तो वो पानी में तब्दील हो जाएगी, और जब वो पानी वेपराइज हो जाएगा और भाप में तब्दील हो जाएगा तो उसकी जो है ना फिज़िकल फॉर्म जो होती है, यानी प्राकृतिक रूप चेंज होता है, ना कि उसकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज होती है। अब उसमें जो केमिकली कंपाउंड है H2O जो पाया जाता है, क्या वो चेंज हुआ? नहीं, वो तो बरकरार रहा ना। तो ऐसे ही हमारे पास जो है ना काफ़ी सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिनकी जो फिज़िकल फॉर्म है वो चेंज हो जाती है, मगर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो चेंज नहीं होती, जैसे कि आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। ठीक है, तो इसी से हमें पता चलता है कि फिज़िकली तो चेंज हमें देखने के लिए मिलते हैं, मगर केमिकली काफ़ी बहुत कम होते हैं। मगर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं केमिकली बाउंड होते हैं, मगर हम उनको अलग नहीं कर सकते। इस अर्थ पर जो भी मैटर पाए, जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे फिर वो आपकी बुक हो या फिर आपका मोबाइल हो, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से बने हुए हैं तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एलिमेंट्स के द्वारा दर्शाते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें नहीं चेंज होने की। अगर कोई चीज़ उसके ऊपर कागज़ है, कागज़ को अगर हम गैस पर रखेंगे तो वो जल जाएगा, उसकी एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि वो जल जाएगा। उस समय पर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो अदर उसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं, केमिकल्स पाए जाते हैं, वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ कभी चेंज नहीं होती। अगर कोई है तो वो वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब देखिए, जैसे कि अगर हम वाटर में ऑयल मिला देते हैं, क्या ऑयल उसमें वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है? नहीं होता ना। ठीक है, अब जो ऑयल है वो बर्न हो सकता है, क्या वाटर बर्न हो सकता है? क्या उसको हम जला सकते हैं? दिए जब जलाते हैं हम दीपावली पर, तो उस समय हम ऑयल का यूज़ करते हैं, या फिर कोई अदर जो स्टिकी सब्सटेंस होता है लाइक घी वगैरह, तो उनका यूज़ करते हैं। क्या अगर हम उसको पानी में मिला देंगे वो घुलनशील हो जाएगा, एक सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या बनेगा वहाँ पर? वो उसमें कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होगा। यहाँ पर हमें सस्पेंशन देखने के लिए मिल रहा है कि ऊपर ही ऊपर फ्लोट कर रहा है ऑयल। तो ऐसे ही जो ऑयल की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो अलग है। ऑयल को हम जला सकते हैं, ऑयल इज़ अ फ्लेमेबल। ठीक है, मगर वहीं पर पानी जो है वो पानी जो है आग बुझाने के काम आता है, ना कि आग जलाने के। तो इसीलिए सबकी जो केमिकल कॉम्पोजिशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं। रासायनिक जो उनकी कॉम्पोजिशन होती है, सबकी जो एक केमिकल कॉम्पोजिशन अलग के साथ साथ सबके काम भी अलग अलग होते हैं। अब ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब जब हम किसी चीज़ को, एक पर्टिकुलर चीज़ में केमिकल चेंज होता हुआ देखते हैं ना, जैसे कि मानकर चलिए कि अब अगर हम एक कैंडल लेते हैं, उसको बर्न करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो H2O है वो भी रिलीज़ होगी और CO2 वो भी रिलीज़ होगी, और ये ऑक्सीजन लेगी, क्योंकि आग हमेशा जलने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फिज़िकल चेंज होता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि मोमबत्ती पिघल लेगी। ठीक है, मोमबत्ती की जो शेप है ना वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी, और उसमें हमें फिज़िकल चेंजेस के साथ साथ केमिकल चेंजेस भी होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, उस समय पर उस केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? ठीक है,
चलें आगे। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। देखिए सब्सटेंसेस की अगर बात करें तो सब्सटेंसेस को दो भागों में बांटा गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड यानी जहाँ पर दो एलिमेंट्स मिलकर एक पर्टिकुलर कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज द NaCl। ठीक है, इसमें दो एलिमेंट हैं, क्लोरीन और सोडियम। ठीक है, तो ये मिलकर एक पूरा का पूरा एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक कंपाउंड क्रिएट होता है। अब एलिमेंट्स एक टर्म है जिसको रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में फर्स्ट टाइम यूज़ करा था। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल। अब यहाँ पर एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर ने 1743 से 1794 तक इन्होंने एक फ्रेंच केमिस्ट थे, इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट की एक डेफिनेशन दी थी। इनके मायने में जो एलिमेंट है कि ये एक बेसिक फॉर्म होती है मैटर की, जिसको आगे दूसरे भागों में तोड़ा नहीं जा सकता केमिकल रिएक्शन के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने कहा था कि एलिमेंट ये है। ठीक है, किसने कहा था? एंटोनी लॉरेंट लेवोसियर। ठीक है, अब यहाँ पर रॉबर्ट बॉयल ने जो एलिमेंट एक टर्म थी जिसको ढूंढकर एक एलिमेंट टर्म दी थी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? चलें आगे। चलिए अब यहाँ पर एलिमेंट्स जो हैं उनको तीन भागों में डिवाइड करा गया कि एलिमेंट तीन प्रकार के हो सकते हैं, मेटल धातु, ठीक है, नॉन मेटल अधातु, ठीक है, और मेटलॉइड, जिनमें दोनों ही प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। अब दोनों जो प्रकार के कौन से होते हैं? बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये इनमें दोनों ही प्रकार के मेटल और नॉन मेटल की जो क्वालिटीज़ है ना वो इनमें पाई जाती हैं। ठीक है, चले आगे। चलिए अब यहाँ पर मेटल जो होते हैं वो लस्टर यानी शाइनिंग करते हैं। ठीक है, लोहा हो गया, लोहे को जब आप अच्छी तरीके से घिस दोगे तो उसमें शाइनिंग आएगी। ठीक है, अब ये सिल्वर, ग्रे, गोल्डन, येलो कलर के हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कंडक्टिव होते हैं, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी, यानी दोनों के ही सुचालक होते हैं। ये दोनों ही, जब इनको गर्म करोगे तो गर्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी अगर इनमें से प्रवाह करवाओगे या भिजवाओगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी बन जाएंगे। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल इन द सेंस इनको तोड़ मरोड़ कर एक वायर की शेप भी दी जा सकती है। मैलेबल भी होते हैं, यानी इनकी एक शीट भी बनाई जा सकती है अगर इनको हैमरिंग कर दी जाए इनके ऊपर। ठीक है, सोनोरस भी होते हैं, अगर इन्हें किसी एक दूसरे धातु से अगर इनसे टक्कर करवाओगे तो इनमें एक साउंड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरीके के मेटलॉइडिंग की प्रॉपर्टीज़ हैं ये। ठीक है, कि कैसे हम मेटल्स को पहचान सकते हैं। मेटल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटासियम, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की अवस्था में रहता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। अब नॉन मेटल्स तो आपको जानते ही हैं। ठीक है, ये इनमें काफ़ी सारे कलर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, वैराइटीज़ ऑफ कलर्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं नॉन मेटल्स में, और ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ये नॉन लस्टर होते हैं, सोनोरस भी थी, मतलब इनके अगर आपस में टक्कर करवाएं तो एक तरीके से आवाज़ भी नहीं आती, रिंग वाली। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन और ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं, और हाइड्रोजन भी। ठीक है, समझ में आपको बात कि नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। चले आगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल 100 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जिसमें से 92 जो हैं वो नेचुरली हमें पाए गए हैं अर्थ की सतह पर। ठीक है, और उसके बाद 92 के बाद बचे हुए 8 जो एलिमेंट्स हैं वो जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा बनाए गए हैं, और जो मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड हैं। ठीक है, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर गैस की स्टेट में बदल जाते हैं। ठीक है, और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो लिक्विड की अवस्था में रहते हैं, जैसे कि मरकरी और ब्रोमीन। ठीक है, और जो गैलियम, सीजियम, और ये लिक्विड स्टेट में तो बदल जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, मगर इन्हें रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए टेम्परेचर, 303 केल्विन। ठीक है, अब ये केल्विन क्या है, सेल्सियस क्या है, इसकी बातें हम पीछे कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि गोल्ड को AU बोला जाता है। ठीक है, सिल्वर को Ag बोला जाता है, मरकरी को Hg बोला जाता है, कॉपर को Cu बोला जाता है, लेड, आयरन, सोडियम। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, पोटासियम, टिन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम और क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, जिंक, सिल्वर, बेरियम और टंगस्टन एंड प्लैटिनम, रेडियम, यूरेनियम, हीलियम एंड आर्गन।
तो उसके बाद ये भी कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो यही सारे एलिमेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कंपाउंड्स की। ये पीरियोडिक टेबल है जो आप अभी नहीं, आगे चलकर हम इसके बारे में खूब इत्मीनान से पढ़ेंगे, ठीक है। ये कुछ पीरियोडिक टेबल है जो आपको याद रखनी होगी अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं 10th क्लास के बाद 11th क्लास में, ठीक है। और आपका मोटिव होता है कि आप एक साइंटिस्ट बने या टीचर बने केमिस्ट्री के, तो आपको ये पीरियोडिक टेबल याद रखनी होगी, ठीक है। समझ में आपको बात। अगर नीट जेई वगैरह भी क्लियर करना है ना, और कोई डॉक्टर वगैरह बनने का या फिर इंजीनियर बनने का सपना है, तो फिर भी आपको ये टेबल तो याद रखनी पड़ेगी। कंपाउंड तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब दो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट आपस में मिलकर एक एंड प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर एक सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर H2O, 2 H के कंपाउंड होते हैं, 2 H के एलिमेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन का। तो ये वाटर के जब एक साथ मिलते हैं काफ़ी सारे तो वाटर बनाते हैं। ऐसे ही NH4 अमोनिया बनाते हैं, ठीक है। समझ में आपको बात। चलें आगे। चलिए, यहाँ पर मैटर कितने प्रकार के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। आपकी बुक में लास्ट में ये चार्ट दे रखा है। प्योर सब्सटेंस जैसे जो कभी भी उनके सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ा जा सकता। कंपाउंड को तोड़ा जा सकता है बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के माध्यम से। जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन और मरकरी। और वहीं पर कंपाउंड जो होते हैं वाटर, मीथेन, शुगर, सॉल्ट, इनमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर एक कंपाउंड तैयार करते हैं। और मिक्सचर होते हैं वो दो प्रकार के, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस में सारी चीज़ें यूनिफॉर्मली मिक्स होती हैं, जैसे कि पानी में चीनी और पानी में नमक और पानी में जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो, ठीक है। और हेट्रोजीनस वो होते हैं जो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, या फिर उनमें कॉलोइडल सॉल्यूशन बनता है, फिर या तो वो एंड प्रोडक्ट जो होता है कॉलोइडल होता है, या फिर वो एक सस्पेंडेड सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ 2-3 प्रकार की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं यूनिफॉर्म में, जैसे कि शुगर इन वाटर, और जो हेट्रोजीनियस में आता है हमारा सैंड और सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट और वाटर एंड ऑयल। शुगर एंड सॉल्ट को जो हम मिलाएंगे ना आपस में, तो ये क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं। तो क्या आपस में मिल जाएंगे? नहीं, अलग अलग आप देख सकते हैं ना इजीली, ठीक है। तो ये हो गए मैटर के बारे में बात है। अब यहाँ पर मिक्सचर और कंपाउंड इस प्रकार से होते हैं। मिक्सचर जो है ईजिली यहाँ पर हमें कंपाउंड जो है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड ये आपस में मिक्स नहीं होते कभी भी, ठीक है। इनको जो है ना अलग किया जा सकता है, ठीक है। वहीं पर कंपाउंड की बात करें तो ये जो है ना दो सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ ईच सब्सटेंस ऑलवेज फिक्स रहती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और न्यू जो सब्सटेंस होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट ही होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि जब हम हम जब ब्रास बनाते हैं, हाँ ब्रास जब बनाते हैं, पीतल जब बनाते हैं, तो क्या करते हैं उसमें थोड़ा सा हम कॉपर मिलाते हैं Cu, और थोड़ा सा हम जिंक मिला देते हैं लाइक 70% कॉपर और 30% जिंक, तब एक ब्रास बनता है, ठीक है। ब्रास बनकर तैयार हो, तो ब्रास की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने आप में कुछ कहीं ना कहीं अलग होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी सेपरेट किए जा सकते हैं बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड चैप्टर क्लास 9th NCERT और CBSE का, ठीक है। तो आपको अगर कोई भी क्वेरी होती है बच्चों, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब में नीचे कमेंट कर, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे नहीं, इन्फॉर्मेशन ज्ञान का एक पेज है इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर आप इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी अपनी क्वेरीज़ को आप पूछ सकते हैं पर्सनली, अगर आप पब्लिक में नहीं पूछना चाहते हैं तो, ठीक है। ये भी एक माध्यम है, यहाँ पर भी एक डिस्कशन ग्रुप बन चुका है, तो यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी सारे माध्यम है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज़ को बिना झिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि क्लासेस रेगुलरली हो रही हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो आप लोगों से मैं विदा चाहूँगा। आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में आपके तीसरे चैप्टर के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।